Hi students, so I am Atul Rana and I am back with the 11th class chemistry. I am back with the 11th chemistry. We are studying this chapter second of chemistry and this is the video lecture, I think sixth video lecture on this chapter. I have made this, earlier we have studied up to Rutherford model and today we will be studying Maxwell theory of electromagnetic radiations. Okay, today we will be studying Maxwell theory of electromagnetic radiations. Maxwell theory of electromagnetic radiations. Okay, we will be studying electromagnetic radiations. Maxwell theory of electromagnetic radiations. Okay, तो मैक्सवेल ने थ्योरी दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की. ठीक है, अब इसको समझने के लिए सिंपल सी बात है, सोर्स ऑफ एनर्जी ले लो. कोई पहले सन ले लिया, सोर्स ऑफ एनर्जी इसके पास. ठीक है, सन के पास एनर्जी है, सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी. ये हमें क्या देता है? सोर्स ऑफ एनर्जी तो क्या देगा? एनर्जी देगा. बट हमें जो एनर्जी मिल रही है इसमें गर्मी की वजह से धूप है, एनर्जी जो आ रही है इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस ना. रेडिएशंस आ रही है सन से हमारे पास. ठीक है, रेडिएशंस आ रही है. ठीक है, एंड देयर कंटीन्यूअस रेडिएशंस. कंटीन्यूअस रेडिएशन ऐसा थोड़ी ना कि रेडिएशन आती है छूट जाती है, फिर रेडिएशन आती है फिर छूट जाती है. देयर इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ कंटीन्यूअस रेडिएशंस. ओके, सो इसका पहला पॉइंट इसी रिलेटेड था. सन सोच लो, सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी. सोर्स ऑफ एनर्जी विल गिव एनर्जी. एनर्जी देता है, हीट इज एनर्जी. ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी विल गिव एनर्जी एंड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस. इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस. एंड रेडिएशंस कैसी है? टूट के नहीं आती है. रेडिएशंस आर कॉन्टिन्यूस. रेडिएशंस आर कॉन्टिन्यूस. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. इसका क्या था? दैट सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, एनी सोर्स ऑफ एनर्जी, कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी, सन है, स्टार्स है, मून है, टॉर्च है, कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी है. सोर्स ऑफ एनर्जी emits radiations to give energy. ठीक है, जो एनर्जी दी, दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज रेडिएंट एनर्जी. दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज रेडिएंट एनर्जी. जो सोर्स ऑफ एनर्जी, कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी, चाहे सन है, स्टार्स है, मून है, एक्सेट्रा, कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी जो एनर्जी देगा उसको बोलेंगे रेडिएंट एनर्जी. रेडिएंट एनर्जी. ओके, नाउ द सनलाइट यू आर रिसीविंग दैट इज आल्सो रेडिएंट एनर्जी अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल. ओके, जेम्स मैक्सवेल ने थ्योरी दी थी दिस एयर. आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक 1907 में दी थी. दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट क्या है कि ये क्या है. ठीक है, इस एनर्जी को बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी. सो द सनलाइट यू आर रिसीविंग दैट इज आल्सो रेडिएंट एनर्जी. ओके, दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज रेडिएंट एनर्जी. क्लियर है? रेडिएंट एनर्जी क्यों है? व्हाई इज इट कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी? बिकॉज़ it is emitting energy in the form of radiations. Okay, and these radiations are continuous. These radiations are continuous. These radiations are continuous. Okay, these radiations are continuous. ये radiation क्या है? continuous है. ठीक है, ऐसा हो गया कि सनलाइट आ रही है फिर अंधेरा हो जा रहा है, फिर आ रही है फिर अंधेरा हो जा रहा है, कंटिन्यूसली आ रही है ना. so these radiations are continuous. getting the point? so this is the first point. okay, तो सेकंड पॉइंट इसने क्या दिया? सेकंड पॉइंट इसने दिया कि ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी कोई भी है, सन मून है, ये जो रेडिएशंस दे रहा है, दे आर मेड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. दीज रेडिएशंस आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. ओके, ये जो एनर्जी दे रहा है किससे बनी है? these are made up of these radiations are made up of electric and magnetic fields. ओके, किससे बनी है ये? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से. अब ये दोनों फील्ड्स आपस में अल्टरनेट कर रही हैं. आपस में क्या कर रही हैं? अल्टरनेट कर रही हैं. these two fields are alternating with each other. ठीक है, अल्टरनेट कैसे कर रही है? मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ऐसे जा रही है. ठीक है, रेडिएशन ऐसे चलेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या ऐसे जा रही है, आपस में अल्टरनेट कर रही है. ये रेडिएशन की बात कर रहा हूं, उसकी जो रेडिएशन है उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो आपस में क्या कर रही है? अल्टरनेट कर रही है. किस एंगल पे? 90 डिग्री एंगल पे. किस एंगल पे एक दूसरे के साथ उलझ रही है? अल्टरनेट कर रही है 90 डिग्री एंगल. ठीक है, ये इसने रेडिएशन के बारे में बोला था कि रेडिएशंस आर मेड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स व्हिच आर अल्टरनेटिंग विद ईच अदर परपेंडिकुलरली. व्हिच आर अल्टरनेटिंग विद ईच अदर परपेंडिकुलरली. ठीक है, व्हिच आर alternating with
each other perpendicularly, ओके, परपेंडिकुलरली बता दिया, अल्टरनेट करिए दोनों आपस में साथ, ठीक है। सो सिंस दीज रेडिएशंस आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, रेडिएशन किससे बनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से, सो इसने इन रेडिएशंस का नाम दे दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सो ही नेम्ड दीज रेडिएशंस एज, he named these radiations as, electromagnetic radiations. So he named these radiations as electromagnetic radiations. इसलिए इस थ्योरी का नाम आ गया मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। उसमें जो सिंपल रेडिएशंस आ रही थी उसने बोला कि इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक पार्ट्स alternating with each other at right angles perpendicularly, so he gave the name of these waves as electromagnetic radiations. Okay, third इसने चीज क्या बोली कि देखो जैसे कैथोड रे चलती थी, ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, जैसे कैथोड रे चल रही है या एनोड रे चल रही है, तो उनके अंदर पार्टिकल होता है, जो कैथोड रे है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, एनोड रे के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है या कोई पॉजिटिवली चार्ज एटम होता है, ठीक है। तो हमेशा जब वेव चलती है तो उसके अंदर एक पार्टिकल होता है, ठीक है। सो वेव हैव डुअल नेचर, जब भी कोई वेव चलती है उसका डुअल नेचर है। डुअल नेचर का मतलब है एक तो वो वेव है ही है, एक वेव नेचर आ गया, उसके अंदर एक पार्टिकल होता है तो उसका पार्टिकल नेचर भी होता है, ठीक है। दो नेचर होते हैं, हर चीज के दो नेचर होते हैं। जैसे मेरा देख लो, अब मैं आई एम अ पार्टिकल बिकॉज आई हैव मास, आई एम अ पार्टिकल बिकॉज आई हैव मास, बट आई कैन नॉट फॉर्म वेव। मैं कितना फास्ट बोल लूं, आई कैन नॉट फॉर्म अ वेव, I cannot form a wave. So मेरा नेचर कैसे हुआ, mine is particle nature, okay, mine wave nature is not associated with me, okay। वैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल तो है ही है, कोई ना कोई मास है, जब वो बड़े एक्सेलरेट करता है तो इर्द गिर्द वेव बना लेता है। तो इलेक्ट्रॉन हैज पार्टिकल नेचर आल्सो एंड वेव नेचर आल्सो, सो इट हैज डुअल नेचर, तभी तो कैथोड रे कौन बनाता है, इलेक्ट्रॉन बनाता है, और खुद पार्टिकल भी है, तो इलेक्ट्रॉन हैज पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। अब इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में क्या बोला कि इनके अंदर कोई पार्टिकल नहीं होता, जो सन से एनर्जी आ रही है या मून से एनर्जी आ रही है उनके अंदर कोई पार्टिकल नहीं होता, सिर्फ वो एनर्जी है, सिर्फ रेडिएशन है, उसके अंदर कोई पार्टिकल नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन है, ना प्रोटॉन है, ना दिस है, ना दैट है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसने क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ओनली हैव वेव नेचर, जो उसने गलत बोला था वो आगे तुम्हें जब प्लैंक्स की थ्योरी पढ़ोगे तो पता लग जाएगा कि किसने गलत बोला था। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है सन से, उसके अंदर एक पार्टिकल होता है, ठीक है, उस पार्टिकल को हम स्टडी करेंगे। बट इसकी थ्योरी के अनुसार इसने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ओनली हैव वेव नेचर, मतलब पार्टिकल उसके अंदर कोई नहीं है, वेव चल रही है अंदर कोई पार्टिकल नहीं है। तो थर्ड पॉइंट आ गया इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस only have wave nature, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस only have wave nature, सिर्फ वेव नेचर होता है, पार्टिकल होता है उसके अंदर, ठीक है। फोर्थ इसने पॉइंट बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। जितनी लाइट की स्पीड होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की उतनी ही स्पीड होगी। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट को c से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये है स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सो ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, ओके। सो ये फोर्थ पॉइंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम क्या सोचते थे कि कैथोड रे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बनी है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी। बस इसने एक डेफिनेशन चेंज कर दी कि उसी रेडिएशन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मानेंगे जिसकी स्पीड लाइट के बराबर है, ठीक है, जिसकी स्पीड लाइट के बराबर है। अब कैथोड रे की स्पीड और एनोड रे की स्पीड लाइट से कम होती है, कैथोड रे की स्पीड और एनोड रे की स्पीड क्या होती है, लाइट से कम होती है। तो वी कैन नॉट से दैट कैथोड रे एंड एनोड रे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। व्हाई? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है बट स्पीड इज लेस, स्पीड उनकी लाइट से कम होती है, कैथोड रे की स्पीड भी लाइट से कम है, एनोड रे की स्पीड भी लाइट से कम है। सो वी कैन नॉट से दैट दीज आर electromagnetic radiations according to the new theory of Maxwell. Now cathode rays and anode rays electromagnetic radiations नहीं है, because their speed is less than the speed of light. Only those radiations whose speed is equal to light can be regarded as electromagnetic radiation. तो एक नया चेंज आया, पीछे अपने को चेंज करना पड़ेगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखो चौथा पॉइंट,
इस नोट डाउन करते चलो। देखो जिसने नोट्स बनाने हैं वो उससे बना सकता है, जो यूट्यूब से मेरे लेक्चर से नोट बना सकता है वहां से बना सकता है। ओके आ गया, हो गया, ठीक है। अब इसके हिसाब से क्या हुआ, अब मैं तुम्हें ऐसे बता रहा हूं, अब इलेक्ट्रॉन्स क्या रह गए, इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड रे बनाते हैं, कैथोड रे बनाते हैं, या पॉजिटिवली चार्ज एटम्स, पॉजिटिवली चार्ज एटम्स, और या पॉजिटिवली चार्ज एटम्स क्या बनाते हैं, एनोड रे बनाते हैं। दे डोंट ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, सो they are not electromagnetic radiations, they are not electromagnetic radiations। डिस्पाइट उनकी इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनती है, बट स्पीड उनकी लाइट से कम है। क्यों, पार्टिकल भारी तो लाइट की स्पीड से कम होगा, ठीक है। तो नाउ कैथोड रेज और एनोड रेज को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नहीं बोलेंगे, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं पार्टिकल बीम, इनको बोलते हैं पार्टिकल बीम या पार्टिकल रेडिएशन, क्योंकि इनके अंदर पार्टिकल होता है ना, तो पार्टिकल की वजह से रेडिएशन हो रही है, तो इनको बोल देते हैं हम, नाउ दे आर रिगार्डेड एज, नाउ they cathode and anode ray are not electromagnetic radiation, now they are regarded as particles beam, particle beam। पार्टिकल है, पार्टिकल बीम का क्या मतलब, बीम का मतलब बहुत सारे पार्टिकल, पार्टिकल बीम मतलब पार्टिकल है उनकी एक तरफ से बीम आ रही है, बड़े सारे पार्टिकल आ रहे हैं, स्पीड से आ रहे हैं, सो नाउ दे आर रिगार्डेड एज पार्टिकल बीम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कौन सी होती हैं, देखो अल्फा तो हो नहीं सकता, क्योंकि अल्फा के अंदर हीलियम होता है, हीलियम एटम जैसा पार्टिकल होता है, बीटा के अंदर इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल होता है, तो बीटा रेज नहीं होगी, गामा रेज के अंदर कुछ नहीं होता, तो गामा रेज आ गई, एक्स रेज आ गई, ठीक है, इंफ्रारेड रेज आ गई, अल्ट्रावायलेट रेज आ गई, जो तुम्हारी विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट जानते हो जो तुम्हें दिखती है, दिस इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो एग्जांपल है गामा रेज, एक्स रेज, इंफ्रारेड रेडिएशन, यूवी रेज, विजिबल लाइट, दिस ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो मैक्सवेल ने ये सारा का सारा देख लिया। अब मैक्सवेल की थ्योरी में दो फॉल्ट है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, उसमें क्या फॉल्ट है। अब इसने सब कुछ सही दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मैक्सवेल हैज गिवन अ न्यू डेफिनेशन, बट स्टिल देयर आर टू फॉल्ट्स इन दिस मैक्सवेल वेव थ्योरी, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैक्सवेल की थ्योरी यहां पे खत्म नहीं हुई है, इसमें कुछ और भी बोला था, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में करता हूं, जरा इरेज कर लो उसको। नाउ बेटा दिस, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में मैक्सवेल ने बोल दिया, उसमें दो फोल्ड थे उसकी थ्योरी में जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। अब उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में क्या क्या बोला, ठीक है। अब उसने कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बोला, कुछ पॉइंट्स दिए उसने, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। उसने कुछ चीजें बताई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, ठीक है। ये सारी चीजें तुमने 9th क्लास में पढ़ी है, तो मैं इसको जल्दी से निपटा देता हूं, ठीक है। 9th क्लास में पढ़ी है, ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। उसने क्या बोला कि जैसे मीन पोजीशन है, उसने क्या बोला कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ वेव, उस पॉइंट को बोलेंगे क्रेस्ट, ठीक है, जैसे ये आ गया क्रेस्ट, ठीक है। और मिनिमम हाइट जो होगी उसको बोलेंगे ट्रफ, ठीक है। मैक्सिमम हाइट को क्या बोलेंगे, क्रेस्ट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट, वेव जब चलेगी तो उसकी मैक्सिमम हाइट को बोलेंगे क्रेस्ट, मिनिमम हाइट को, मिनिमम डेप्थ, सॉरी मैक्सिमम डेप्थ बोलो, मैक्सिमम हाइट को बोलेंगे क्रेस्ट, मैक्सिमम डेप्थ को बोलेंगे ट्रफ, मैक्सिमम हाइट ऑफ द वेव, और ट्रफ क्या आ गया, ट्रफ आ गया मैक्सिमम डेप्थ। ये 9th क्लास में तुमने पढ़ा, इसमें इसको जल्दी से निकाल देता हूं, मैक्सिमम डेप्थ, ओके। मैक्सिमम हाइट आ गया, मैक्सिमम डेप्थ आ गया। अब दो क्रेस्ट के बीच में जो डिफरेंस है, दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं वेवलेंथ, उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। इसका सिंबल है लैम्डा, वेवलेंथ, वेवलेंथ देखो मैं आराम से बोलता हूं, वेवलेंथ, वेवलेंथ, इसका सिंबल है लैम्डा, लैम्डा को LAMBDA, लैम्डा, इसमें D साइलेंट है, LAMDA, ऐसे करके लिखते हैं इसको, ऐसे और ऐसे, ठीक है, लैम्डा। तो वेवलेंथ का क्या मतलब है, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट साथ साथ वाले, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और टू एडजेसेंट ट्रफ, दो एडजेसेंट क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस ले लो या दो एडजेसेंट ट्रफ के बीच का डिस्टेंस ले लो, दैट इज नोन एज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, दैट इज नोन एज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, ओके। तो क्या लिखोगे इसको, डिस्टेंस
डिस्टेंस, यहां पर इसको दो हिस्सों में बांट देता हूं ब्लैक बोर्ड को, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट या ट्रफ्स। ठीक है, पर एक शर्त है कि होने के चाहिए, दे शुड बी एडजेसेंट, मतलब इस और इसके बीच, ये नहीं कि पहले और तीसरे के बीच का डिस्टेंस, एडजेसेंट साथ साथ वाले क्रेस्ट या साथ साथ वाले ट्रफ का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज वेव लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। ओके, अगर आ गया, अब देखो इसकी यूनिट क्या होगी, ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। ठीक है, बट क्योंकि वेव बहुत छोटी होती है, मतलब दिखती हुई नहीं, वेव छोटी होती है, तो हम मीटर यूज नहीं करते, हम नैनोमीटर यूज कर लेते हैं या आर्मस्ट्रॉन्ग यूज कर लेते हैं। इसकी यूनिट क्या रखते हैं हम, यूनिट हम रख लेते हैं जैसे आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर, या नैनोमीटर, नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर, या पिकोमीटर, पिकोमीटर मतलब 10⁻12 मीटर। बिकॉज है तो ये डिस्टेंस ही, बट डिस्टेंस बड़ा छोटा होता है, तो मीटर से तो नहीं होता, जनरली आर्मस्ट्रॉन्ग, नैनोमीटर, पिकोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर आएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसका आ गया वेवलेंथ, क्रेस्ट ट्रफ पढ़ लिए, वेवलेंथ आ गया, अब आ गया फ्रीक्वेंसी। अब आ गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं ऐसे, देखो कैसे लिखते हैं, ये ऐसे और ऐसे, ऐसे लिखते हैं। इसको बोलते हैं न्यू, इसको क्या बोलते हैं, न्यू, इसको बोलते हैं न्यू, न्यू होता है वैसे एन यू, तुम सिंपल याद करो, इसको न्यू बोलते हैं, इसको न्यू बोल दो, फ्रीक्वेंसी न्यू। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट in 1 second, number of waves passing through a point in 1 second, number of waves passing through a point in 1 second। मान लो यहां पे हमने एक पॉइंट ले लिया जी, सी ले लिया, ठीक है, कोई वेव आ रही है, हमने 1 सेकंड टाइम नोट करना है। ठीक है, एक वेव का मतलब क्या होता है, एक क्रेस्ट से लेके एक ट्रफ तक, जैसे ये चली, यहां देख लो, एक वेव चलती है, ये क्रेस्ट से चली, यहां पे जाती है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में एक वेव आ जाती है, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, जब पूरा हो जाए तो हम उसको बोलते हैं एक वेव है। ठीक है, उसके बाद अगली चल पड़ती है, वेव हमेशा चलती रहती है। एक वेव का मतलब क्या है, एक क्रेस्ट आ गया और एक ट्रफ आ गया, जब पूरा हो गया मतलब क्रेस्ट और ट्रफ, मतलब एक वेव कंप्लीट होगी, फिर आगे चलेगी तो दो हो जाएगी, 3-4 ऐसे करके। तो हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे, 1 सेकंड के टाइम के अंदर उसमें से कितनी वेव्स जा रही है, 1 सेकंड के टाइम के अंदर उसमें कितनी वेव्स जा रही है, दैट विल बी नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। ठीक है, समझे बात को, हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे, उसमें से 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव्स जा रही है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। कोई भी ले ले पॉइंट, उसके अंदर से मान लो 5 निकल गई तो फ्रीक्वेंसी 5 आ गई। ठीक है, 10 आ गई, फ्रीक्वेंसी 10 आ गई। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। ठीक है, इसके यूनिट्स होते हैं हर्ट्ज, यूनिट्स होते हैं इसके हर्ट्ज या पर सेकंड, पर सेकंड होते हैं। ठीक है, ऐसे लिख लो, हर्ट्ज या पर सेकंड इसके यूनिट होते हैं। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, तूने पढ़ा होगा ना जूनियर क्लासेस में कि ह्यूमन एयर कैन हियर वेव्स अप टू फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ये हमारे कान कितना सुन सकते हैं, फ्रीक्वेंसी जिस वेव की 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज होगी उतनी साउंड सुन सकते हैं। तो हर्ट्ज मींस नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। ओके, ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अगर किसी वेव की वेवलेंथ ज्यादा हुई है, ठीक है, मान लो एक पॉइंट है और एक पॉइंट भी है, दो वेव्स है, एक वेव की वेवलेंथ बड़ी है, वेवलेंथ बड़ी है मतलब ऐसे करके जा रही है, ठीक है, और सेकंड वेव उसकी वेवलेंथ छोटी है, ठीक है, सेकंड की वेवलेंथ छोटी है। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा आएगी, इसकी तो वेव बड़ी है, 1 सेकंड में कम ही पास होगी, मान लो 1 सेकंड में इसकी एक वेव पास हुई, ठीक है, तो इसकी 1 सेकंड में हो सकता है 10 वेव पास हो जाए। वेवलेंथ से क्या मतलब है, वेवलेंथ मतलब कितनी बड़ी वेव है। तो अगर वेवलेंथ बड़ी है तो फ्रीक्वेंसी अब अपने आप कम आ जाएगी, क्योंकि बड़ी वेव तो निकलता टाइम लगेगा, 1 सेकंड में कम ही निकल पाएंगी। तो अगर वेवलेंथ बड़ी है तो फ्रीक्वेंसी कम आएगी, और अगर वेवलेंथ छोटी सी है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा आ जाएगी। क्यों, 1 सेकंड में बड़ी सारी वेव्स निकल जाएंगी। सो अगर वेवलेंथ छोटी है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेवलेंथ बड़ी है तो फ्रीक्वेंसी छोटी है, वेवलेंथ बड़ी तो फ्रीक्वेंसी छोटी है, वेवलेंथ छोटी है तो फ्रीक्वेंसी बड़ी है। तो आपस में रिलेशन क्या आ गया इनका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपस में रिलेशन क्या आ गया इनका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/λ। ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में काम आता है। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी उस वेव की फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम आएगी।
ठीक है, ये आ गया फ्रीक्वेंसी। थर्ड आ गया इसका मेन, सॉरी सी डी, डी था ये, अब ई आ गया इसका मेन। फ्रीक्वेंसी के बाद आ गया इसका क्या पढ़ सकते हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द वेव, वेलोसिटी। ठीक है, इसकी स्पीड बताना कितनी होती है, वेव की स्पीड कितनी होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जितनी भी है उनकी स्पीड को रिप्रेजेंट करता है सी के साथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जितनी भी होती है उनकी स्पीड को रिप्रेजेंट करता है सी के साथ, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट वी राइट सी। स्पीड आ गई, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड की यूनिट क्या बताओ, मीटर पर सेकंड। स्पीड की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। ओके, मैं बोल दूं स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। स्पीड ऑफ अ वेव, स्पीड ऑफ अ वेव इज इक्वल टू लैम्डा मींस वेवलेंथ ऑफ द वेव मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। स्पीड आ जाएगी कैसे, ये देखो लैम्डा की यूनिट क्या है, मीटर होगी, हमने छोटी ले ली थी, होती तो मीटर की डिस्टेंस होता है ये, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है, पर सेकंड। तो बस लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी क्या दे दिया इन्होंने, स्पीड दे दी, गेटिंग द पॉइंट। सो स्पीड c इज इक्वल टू लैम्डा इनटू न्यू। किसी भी अगर वेवलेंथ की आपको स्पीड निकालनी है, देखो लैम्डा क्या आ गया, मीटर आ गया, न्यू क्या आ गया, पर सेकंड आ गया, तो दोनों मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड आ रहा है, स्पीड आ रही है, गेटिंग द पॉइंट। तो किसी भी वेव की आपको स्पीड निकालनी है तो उसकी वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी करनी पड़ेगी, दैट इज द स्पीड ऑफ वेवलेंथ। ओके, अब वेलोसिटी आ गई इसकी। अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया इसका, अब रह गया वेव नंबर, एफ आ गया वेव नंबर। ठीक है, अब आपने न्यू तो पढ़ लिया, इसको बोलते हैं न्यू बार से, न्यू बार, इसको बोलते हैं न्यू बार, न्यू बार ऊपर मतलब बार। अब ये सिंपल है, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, कि 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स आ रही है। ठीक है, मतलब 1 सेंटीमीटर, जैसे मैं यहां से मिटा रहा हूं उसको, कि 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स आ रही है। ठीक है, मान लो ये है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की लेंथ में कितनी वेव्स प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज द वेव नंबर। मान लो अगर वेवलेंथ बड़ी है, इतनी वेव्स आएंगी, और वेवलेंथ छोटी है, इतनी वेव्स आ जाएंगी। ठीक है, वेव नंबर मतलब 1 सेंटीमीटर एरिया में, 1 सेंटीमीटर की लेंथ में कितनी वेव्स आ रही है। ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसी यहां पे कम है, यहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेव नंबर ज्यादा आएगा। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट, या छोड़ दो, अगर वेवलेंथ ज्यादा हुई तो वेव नंबर कम आएगा। यहां पे वेव नंबर कितना आया, मान लो यहां पे आ गया 1 आ गया, क्योंकि एक ही वेव निकली लगभग। ठीक है, यहां पे कितना आ गया, 1 2 3 4 5, यहां पे वेव नंबर कितना आ गया, 5 आ गया, यहां पे कितना आया, सिर्फ 1 आया। ठीक है, वेव नंबर का मतलब नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, यहां पे 1 सेंटीमीटर में 5 वेव्स हैं, यहां पे एक ही वेव है। क्यों, यहां पे क्या था, लैम्डा ज्यादा था, अगर लैम्डा ज्यादा है तो वेव नंबर क्या कम आ रहा है। ठीक है, और अगर लैम्डा वेवलेंथ यहां पे कम है, लैम्डा कम है, तो वेव नंबर क्या ज्यादा है। तो वेव नंबर का लैम्डा के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो वेव नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जैसे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी भी क्या थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा थी, वैसे ही वेव नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। So these were some of the postulates of the Maxwell theory of electromagnetic radiations. Got the point? अब इसमें कुछ फॉल्ट है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, that what are the faults in Maxwell theory of electromagnetic radiations। आप चाहो नोट्स यहीं से बना लो।